So my name is Ashwini Agarwal. I've been in capital markets for more than 20 years. I'm managing the ELSN in the Flexi Cap Fund at Edelweiss Mutual Fund. So I'll just start. This is, I think you people know that you can save up to roughly 47,000 rupees in taxes if you invest in the ELSS funds. So यहाँ पर tax भी बच रहा है आपका. You're accumulating, making wealth also, because अगर आप किसी और इंस्ट्रूमेंट में पैसे डालते हो तो 7 या 8% करके आपको पैसा मिलता है एंड विद सम लॉक इन. यहाँ पे यू कैन मेक द मार्केट रिटर्न्स और स्लाइटली बेटर देन मार्केट रिटर्न्स if you have invested in for 3 years at least. That's the lock-in for an ELSS fund. And the best thing about this is that you can use a SIP. मतलब 1.5 लाख रुपए तक की मैक्सिमम छूट होती है, तो you can divide that into 12 buckets or 25 buckets or 24 buckets, whatever is there. And you can choose not just one fund but many funds to put ELSS in. So it offers a lot of flexibility as compared to other instruments of tax saving. So this is just an illustration. Someone who has got a gross income of 10 lakh and 20 lakh, this is the amount of tax saved. So 20 लाख रुपए तक जो आदमी है उसका करीब 47,000 रुपए बच जाता है. So there are few benefits for the person, for the investor. सबसे पहला बात, जिस पैसा डाल रहा है उसको पता है कि मेरा पैसा 3 साल के लिए लॉक हो गया है. अदरवाइज़ एक इन्वेस्टर साइकी क्या रहता है, आज मैंने पैसा डाला, मुझे कल से यूनिट्स मिल गए तो इन्हें भी देखना शुरू कि भैया ये ऊपर गया, ये नीचे गया है. अगर उसको लग रहा है नीचे गया है तो हो सकता है वो निकाल ले, कोशिश करे कि यार ये ठीक नहीं है. यहाँ पे उसको पता है कि पैसा मेरा 3 साल के लिए लॉक हो गया है. एंड टिपिकली अगर आप मार्केट बिहेवियर देखें, so in the long run, if you stay invested in the long run, at least for 3 to 4 years, then you make positive returns. I will talk about myself. मैंने जब अपना करियर शुरुआत किया था तो SBI मैग्नम टैक्स फंड वगैरह में डाला था, और वहाँ से जब मैंने 3 साल पहले घर खरीदने के लिए वहाँ से पैसे निकाले, मैंने 16-17 साल के बाद, मैंने मनी वॉज रफली 20 times 25 times. तो जितना आप लंबा पैसा रखोगे उतना लंबा मल्टीप्लायर होता है. तो कंपाउंडिंग इफेक्ट रियली वर्क्स वेल इन द ELSS फंड विच इज़ विजिबल, बिकॉज आदमी पैसा निकाल नहीं सकता उसमें. एंड फंड मैनेजर के लिए फ़ायदा रहता है कि मुझे पता है कि ये पैसा लॉन्ग टर्म के लिए आया हुआ है, बिकॉज बाकी कोई सपोज करो मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप फंड है, सो आई विल बी द रिडेम्पशन रेट इज स्लाइटली हायर, बिकॉज मार्केट कंडीशन अगर ऊपर नीचे चला गया या मार्केट नीचे चला गया फिर बाउंस किया तो आदमी को लगता है कि यार जो मेरा पैसा आ रहा है, जो पैसा नीचे चला गया तो वापस आ रहा है, निकाल लेता. मिड कैप स्मॉल कैप की अपनी रैली होती है, अपने साइकिल्स होते हैं, बट ELSS में वहाँ पे मुझे पता है कि वैसे कोई टैक्टिकल आउटफ्लो नहीं होने वाला है. आई एम गेटिंग द मनी विच इज़ गुड फॉर 3 years. सो एज एन इन्वेस्टर, एज अ फंड मैनेजर, आई कैन टेक मोर अग्रेसिव कॉल्स. मतलब अगर आप NSE 500 में देखोगे तो करीब 70-72% के आसपास लार्ज कैप्स हैं, बाकी मिड एंड स्मॉल हैं. तो ELSS में टिपिकली मोस्ट ऑफ द फंड मैनेजर्स टेक अग्रेसिव कॉल्स. स्लाइटली स्मॉल एंड मिड कैप थोड़े ज़्यादा रहते हैं, लार्ज कैप करीब 65 के आसपास रहेंगे, 65 से 70 के बीच में, और करीब 30 से 35 के बीच में स्मॉल कैप मिड कैप रहेंगे. कुछ फंड मैनेजर्स और भी ज़्यादा कॉल लेते हैं, बट दैट इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द फंड मैनेजर. सो यहाँ पे हम लोग की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी मेन है, बिकॉज इसके थ्रू ही सारे इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं. तो किसी भी बिज़नेस को ख़रीदने के पहले हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसका मैनेजमेंट कैसा है. हाउ इज़ द मैनेजमेंट? द मैनेजमेंट शुड बी स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन एंड कैपेबिलिटी. तो उससे ये होता है कि कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आए तो मैनेजमेंट उस अपॉर्चुनिटी को फटाफट पकड़ लेता है. या कोई भी ख़राब समय आया तो कोई सपोज इंडस्ट्री ख़राब हो रही है, 25-30% से गिरती है, तो हो सकता है वो कंपनी उस इंडस्ट्री में 10 या 15% से ही उसके सेल्स गिरें, बिकॉज वो मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, उसका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी ज़्यादा है, मार्केट शेयर ज़्यादा है, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी डेंट नहीं होती है. या फिर कोई डिस्ट्रप्शन हो रहा है मार्केट में, कुछ नया चीज़ आ रहा है, तो अगर स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है तो वो डिस्ट्रप्शन को मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा. अगर आप देखो बैंक्स के बारे में, HDFC बैंक, ICICI बैंक या फिर एक्सिस बैंक, 10 साल पहले ये बैंकिंग ऐप या मोबाइल ऐप किसी के पास नहीं था, अपने पास फ़ोन में नहीं था. सो HDFC बैंक वॉज एट द फोर फ्रंट, या फिर बजाज फाइनेंस वॉज एट द फोर फ्रंट.
उसने सब कुछ ऐप में लेकर के आया फटाफट और कस्टमर ऑनबोर्डिंग उसी से शुरू कर दी। तो जहाँ पे मैनेजमेंट स्ट्रांग रहेगा, और वहीं पे आप अपने देखें बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जो ये सब अभी भी शुरू नहीं कर पाए हैं ठीक से, तो वहीं पे स्ट्रांग मैनेजमेंट काम में आता है कि भैया स्ट्रांग मैनेजमेंट है, वो मार्केट की चाल समझ ले रहा है इंडस्ट्री की कि मैं अपना काम फटाफट कैसे इंक्रीज़ कर सकता हूँ, तो वहाँ पे समझ में आता है। सबसे बड़ी बात ये सब करने के बाद आ जाती है इंटेग्रिटी कि वी आर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। अब लोग अपने लोग रोज़ बिजनेस रन नहीं कर रहे हैं उस बिज़नेस में, तो वहाँ पे ऐसा होना चाहिए मैनेजमेंट जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का हिस्से का प्रॉफिट है वो कहीं और नहीं लेके जाए, कोई की मटेरियल पार्टी ट्रांजैक्शन कर लिया या फिर कुछ और कर लिया जिससे कंपनी का प्रॉफिट कहीं और चला गया, वैसा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है, वी आर ट्रीटेड, वी आर शॉर्ट चेंज इन द ओवरऑल सिनेरियो। सो इंटीग्रिटी बिकम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सब पता करने के लिए हम लोग फोरेंसिक्स करवाते हैं कि भैया कंपनी का चाल ढाल कैसा है, कहीं कुछ की मटेरियल पार्टी ट्रांजैक्शन तो नहीं है, कहीं कुछ प्रमोटर पैसे निकाल तो नहीं रहा है कंपनी से। तो इसके लिए एनुअल रिपोर्ट, बैलेंस शीट सब पढ़नी पड़ती है। उसके अलावा भी काफ़ी चैनल चेक्स करने पड़ते हैं, उसके लिए हम लोगों के पास एक स्पेशल एनालिस्ट हायर किया हुआ है, वो ही काम करता है, और बाकी हम लोग दूसरे एजेंसीज की सर्विसेज भी लेते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा। ये काम हम लोग का ऑनगोइंग रहता है, खाली इन्वेस्टमेंट कराने के पहले नहीं, उसके करने के बाद भी देखते रहते हैं कि क्या हुआ। एक फार्मा कंपनी थी, मतलब अभी भी है, उसका भाव ऑलमोस्ट डबल हो गया। तब हम लोगों को लगा कि यार अचानक से इस कंपनी में जो प्रमोटर था उसने शेयर्स बेचे और एम्प्लॉयज़ ने भी धक्का शेयर्स बेचने शुरू कर दिए। हम लोगों ने कंपनी से पूछा कि भाई ये क्या है, तो उसने बोला यार इसको पैसे की ज़रूरत है, उसको घर लेना है। हम बोला मैंने तुम्हारे यहाँ पे 300 एम्प्लॉई है और अचानक से 2 महीने में 100 आदमी को पैसे की ज़रूरत हो गई। तो हम लोगों ने थोड़ा पता किया तो पता चला कि हो सकता है इसके वॉल्यूम्स कम होंगे। हम लोगों ने मैंने कंपनी से बात की, क्लैरिटी ली और पूरा माल निकाल लिया। उसके बाद वो स्टॉक 50% डाउन हो गया था बिकॉज उसके वॉल्यूम्स कम हो गए थे, थोड़े कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज निकले थे। सो खाली एनुअल रिपोर्ट से मेरी आज कंपनी को भी पता है कि ये एनालिस्ट, फंड मैनेजर्स और बाकी मार्केट है एनुअल रिपोर्ट पढ़ता है, तो उन लोग वहाँ पे सब कुछ साफ रखते हैं, अलग अलग तरीके निकालते हैं पैसे निकालने के लिए। अब एक्सेप्टेबल प्राइस पे आने के पहले एक बात बताता हूँ, हम लोग अपना कंपनी कैसे खोजते हैं। सबसे पहले रिटर्न ऑन इक्विटी, जो मुझे कंपनी से कमाई हो रही है दैट शुड बी मोर देन माई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। टिपिकली इंडियन मार्केट्स में कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक लार्ज कैप कंपनी के लिए 12% होती है, मिड कैप स्मॉल कैप के लिए 14-15% या 13-14% कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है। तो हम लोग टिपिकली उसी कंपनी में पैसा डालते हैं जिसकी ROE 15% या ऊपर हो ऑन सस्टेन बेसिस। खाली 1-2 साल 15% आई हो फिर नीचे चली गई हो या उसमें नहीं डालेंगे, या कोई कंपनी जिसकी ROE 1-2 साल 15 के नीचे चली गई हो वो हमारे लिस्ट से बाहर नहीं जाएगी। वी आर फाइन विद दैट कि कभी कुछ ऊपर नीचे हो गया, बट ऑन सस्टेन बेसिस कम से कम 15% का ROE होना चाहिए। उसके बाद है पैड ग्रोथ कि भैया पैड ग्रोथ कितनी होनी चाहिए, मतलब जो भी सेक्टर है इट शुड ग्रो मोर देन द नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट, एंड जो भी कंपनी में हम डालेंगे उस सेक्टर का ग्रोथ रेट्स को बीट कर दे, वो कंपनी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ पैड ग्रोथ। हम लोग उसी में पैसे डालते हैं। ये सारे चीज़ों के ऊपर मतलब इन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैश फ्लो कितना कमा रहा है ये। अगर खाली पैड ग्रोथ है 15% और कैश फ्लो नहीं है तो सूनर और लेटर उस कंपनी को जाके या तो डेट उठाना पड़ेगा या फिर इक्विटी रेज करना पड़ेगा। दैट इज़ ऑन द नेगेटिव साइड। जैसे अपने इंडिगो का बिजनेस मॉडल देखते हैं, कंपनी इज डूइंग गुड बट दिस इंटायर सेक्टर में प्रॉब्लम ये है प्रॉफिट नहीं बनाते हैं। तो अपने 6 महीना 8 महीना पहले टिकट बुक कर लिए, राइट, मैंने हज़ारों लाखों आदमी बुक कर लेते हैं, उनके पास पैसा पहले आ गया, वो सबको सैलरी अपने टाइम से ही दे रहे हैं, जो भी खर्चा है टाइम से ही कर रहे हैं, या फिर मैंने 30 दिन का क्रेडिट पे माल मिल रहा है, 60 दिन का क्रेडिट पे माल मिल रहा है तो बाद में पेमेंट कर रहे हैं, तो उनके पास कैश आ गया, इसलिए सब कंपनी चलती जा रही है। दीज ऑल हैव बिकम लाइक नेगेटिव वर्किंग कैपिटल कंपनीज। सो कैश फ्लो इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट देन रेवेन्यू। कैश फ्लो जिस कंपनी की है लास्ट 3 से 4 साल के सिनारे में काफ़ी देखा होगा कि इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ साल का 40% हो रहा है, साल का 30% हो रहा है, बट कैश फ्लोज नहीं बना रहे हैं। उन लोग उधारी पे माल बेच करके अपना मतलब अगर 100 रुपये का सेल्स है तो 60 रुपये के माल उधारी पे बेच रहे हैं, अगले साल उस 100 के ऊपर में 130 का माल 130 रुपये का माल बेच रहे हैं और उसका भी 60% उधारी में बेच रहे हैं, तो उनका कैश फ्लो नहीं बन रहा है। सेल्स बड़ा दिख रहा है, प्रॉफिट बड़ा दिख रहा है, बट कैश फ्लो नहीं बन रहा है।
So all the profit growth and everything should be visible in my cash flow. We don't have any investment style. हम लोग ना तो वैल्यू देखते हैं ना ग्रोथ देखते हैं. फॉर मी व्हाट इज़ वैल्यू? जहाँ पे कंपनी की मार्केट प्राइस इज लोअर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, दैट इज़ अ वैल्यू स्टॉक फॉर मी. मतलब मेरे हिसाब से कंपनी की वैल्यू 200 रुपये होनी चाहिए और आज कंपनी की प्राइस 150 रुपये, 160, 120 है, मेरे लिए वो वैल्यू स्टॉक है. वी डोंट डिफाइन दैट दिस इज अ ग्रोथ स्टॉक, दिस इज अ वैल्यू स्टॉक. First, we do our primary research, secondary research, we build our models. और हम लोग नेक्स्ट 7-8 साल का अजम्पशंस देखते हैं कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे ग्रो करेगी, सेक्टर कैसे ग्रो करेगा. फिर हम लोग मैनेजमेंट से मिलते हैं, तब तक पीछे में ये फॉरेंसिक्स का काम चालू रहता है. मैनेजमेंट से मिलके आके क्लैरिटी लेते हैं, फिर समझ में आता है कि हम लोग को मॉडल कैसे ट्वीक करना है. उसके बाद हम लोग कैश फ्लो वगैरह बनाने के बाद आप जो भी रेशियो सोच सकते हो सारे, पी, प्राइस टू बुक, EB बाय EBITDA, DCF, FCF सब कुछ लगाते हैं. उसके बाद एक इंट्रिंसिक वैल्यू पे आते हैं एंड देन वी सी कि इसका हम लोग का एक्सेप्टेबल प्राइस कितना आ रहा है और मार्केट प्राइस शुड बी लोअर देन दैट. मेरे को स्टॉक पे कम से कम 15 से 20% का रिटर्न चाहिए, तब मैं पैसे डालता हूँ. एंड वी इन्वेस्ट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 years. मतलब हम लोग का ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है कि आज लिया 3-4 महीने बाद, 3-4 महीने के लिए लिया, 20% बन गया तो निकल गए. वी ट्राई टू लुक फॉर स्टोरीज जहाँ पे इंडस्ट्री ग्रोथ हो और विद इन द इंडस्ट्री कंपनी ग्रो करे, तो 2-3 साल कम से कम स्टॉक रख सकें या ज़्यादा रख सकें. तो वहाँ पे आपको, जहाँ पे आप कम से कम 2-3 साल की या ज़्यादा की स्टोरी खेलते हो, तब वहाँ पे आपको पी एक्सपेंशन भी मिलता है, प्रॉफिट ग्रोथ भी मिलता है. तो मल्टीबैगर्स वहीं से निकलते हैं. अगर मैं सोचूं कि मुझे खाली 20% के लिए खेलना है, तो मैं ये 20-15% में खेलते रह जाऊँगा और 20% में 2-4% तो अपना राउंडिंग ऑफ एरर में निकल जाता है. So we take structural calls, mostly 2, 3, 5 years at least. We like to hold the stock for 2-3 years at least. उसके बाद ही कुछ बेचने का सोचते हैं. हाँ, बेचते पहले हैं अगर मुझे लगता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट थीसिस टूट गया हो या फिर प्राइस बहुत ही ऊपर चला गया और मेरे टारगेट से बहुत ज़्यादा लग रहा है कि इट्स एन ऑब्स्सीन प्राइस, देन वी सेल इट आउट. So as I said, this is all covered in the forensics parts, so I'll skip it. Again, I've covered this. So yeah, these are the years where various themes really took off. If you see for the last 10 years, 2014-15 में क्वालिटी चलता है, फिर वैल्यू. 2017 में तेजी के मार्केट जब आता है ना, तो उसमें मोमेंटम चलता है. एंड दिस इज़ मोर ऑफ अ मार्केट जार्गन. अगर ये देखो, अगर आप 2022-23 में बोल रहे हैं कि वैल्यू चला है, अब जो स्टॉक 60-70 के पीक पे चला जाए, वो वैल्यू कहाँ से रहा? मतलब किसी समय 15 पी के पी पे था, अभी 60 के पी पे चला गया तो वैल्यू नहीं रहा वो. सो दीज आर जस्ट द मार्केट जार्गन्स विच आर गिवन मोमेंटम, क्वालिटी, बट दिस इज व्हाट हैज़ वर्कड. So from my perspective, anything which is moving right now for next 3-6 months, that will be momentum. So these are the way we look at in terms of sectors. We look at the first key सा sector चलेगा. For that we do the macro research, both domestic macro, global macro, interest rates, currency, inflation, banking scenario, everything. Then we come to the sectors कि ये sectors चलेंगे यहाँ से, यहाँ पे demand ठीक रहेगी, यहाँ पे ख़राब रहेगी. Within the sectors we go deeper down, वहाँ पे bottom up काम होता है पूरा कि इस सेक्टर में कौन सी कंपनी अच्छी रहेगी, विच कंपनी विल गिव यू सेक्टर बीटिंग रेवेन्यू ग्रोथ, सेक्टर बीटिंग ROE. बिकॉज अगर आप सेक्टर से फास्ट चल रहे हो, सेक्टर में सबसे बेस्ट ROE चल रहे हो, डेफिनेटली विल मेक प्रॉफिट बिकॉज द सेक्टर इज ऑल्सो डूइंग गुड. दैट्स द फर्स्ट assumption which we do. And to run all this, the management should be good. And the final thing is which we come to when we take the investment decision is the price. सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट कोई चीज़ की वैल्यूएशन इज़ आउट ऑफ द वैक, देन वी ट्राई टू अवॉइड दैट. बिकॉज अगर मैं 100 रुपये की चीज़ ऑलरेडी 90 या 100 रुपये में ले रहा हूँ, तो पैसा नहीं बनेगा मुझसे, मेरा उस पर. और बाई चांस उस कंपनी ने थोड़ा भी ग्रोथ में 1-2 क्वार्टर में मिस किया, तो वो 100 रुपये का जो प्राइस अभी दिख रहा है, वो 80-90 आते हुए टाइम नहीं लगेगा. सो वहाँ पे मुझे लॉस फिर लेना पड़ेगा. सो वी ट्राई टू
वेट आई मे बिल्ड इनिशियल पोजीशन, अगर बेंचमार्क में मेरा वो 1% स्टॉक है तो मैं हो सकता है 50 बेसिस पॉइंट्स ले लूँ कि हाँ मुझे हर्ट नहीं करे वो स्टॉक, बट मैं जाके 1% या 1.5% लूँगा, आंसर इज नो, आई विल वेट फॉर द राइट प्राइस. So, as I said, I've covered the first part, and then here, when we buy the stock, we maintain our discipline. We also see कि अगर कुछ बाई कर रहे हैं तो लिक्विडिटी इम्पैक्ट कितना है. अगर कोई स्टॉक है जो इलिक्विड है, मैं लेने जा रहा हूँ एंड आई एम इंक्रीजिंग द प्राइस बाई 4-5%, then I would be very much cognizant about the fact that I need to buy it slowly, or I need to position myself accordingly कि मेरा ज़्यादा इम्पैक्ट कॉस्ट नहीं आए. एंड जिस हिसाब से बाई डिसिप्लिन होता है वैसे ही सेल डिसिप्लिन होता है. जब मुझे लग रहा है कि मेरा इन्वेस्टमेंट थीसिस टूट रहा है, आई विल सेल इट ऑफ. या फिर मुझे लग रहा है कि प्राइस बहुत ही ज़्यादा हो गया है, आई इधर रिड्यूस माई पोजीशन और सेल इट ऑफ टोटली. एंड वी हैव टू मेंटेन आवर लिक्विडिटी पोजीशन. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि how many days does it take to liquidate the entire portfolio of things comes to us. So we keep all these things in mind. And if you look at there are few portfolio risk. So यहाँ पे बहुत important हो जाता है, खाली रिटर्न नहीं, आपको देखना है कि रिस्क भी क्या है पोर्टफोलियो में. सो वी डोंट टेक आउटसाइज बेट्स कि कोई भी सेक्टर पे आप देखोगे कि 8 या 10% ओवरवेट चले गए हैं, नहीं हैं. हम लोग की रिस्क टीम है और हम लोगों ने बेंचमार्क बनाया हुआ है कि हम किसी भी सेक्टर में 5-6% से ज़्यादा ओवरवेट नहीं जाएंगे, किसी भी स्टॉक में 3-4% से ज़्यादा ओवरवेट नहीं जाएंगे या अंडरवेट नहीं जाएंगे. आप ऐसा नहीं देखोगे हमारे पोर्टफोलियो में कि मैं 8 या 9% एक स्टॉक का मेरे पोर्टफोलियो का लेके बैठा हुआ. बिकॉज जिस हिसाब से पैसा ऊपर की तरफ बनता है उसी हिसाब से पैसा नीचे की तरफ टूटता भी है. सो वी आर हियर टू गिव स्टेबल रिटर्न्स, नॉट वेरी वोलेटाइल रिटर्न्स. बिकॉज टिपिकली ऐसा होता है, इन्वेस्टर जब मार्केट चलना शुरू होता है तो इन्वेस्टर बॉटम पे नहीं आता है. एक बार मार्केट चल चुका होता है 30-40%, तब यूफोरिया आती है, तब इन्वेस्टर जाके आता है. So again, I've covered that we are value growth agnostic, fundamental framework and तो ठीक है, यहाँ पे कितने स्टॉक्स हम लोग कवर करते हैं. सो करीब 4000 स्टॉक्स लिस्टेड है मार्केट में. तो उसमें से फर्स्ट फ्रेमवर्क में से आता है हम लोगों की लार्ज कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, उतना लेना है. तो हम लोग के यूनिवर्स में, ओवरऑल यूनिवर्स में करीब 700 स्टॉक्स के आसपास हैं. और 700 में से हम लोग करीब 450 से 500 अभी कवरेज में है हम लोगों के स्टॉक्स में. सो एज ए सेड, वी डोंट टेक आउटसाइड बेट्स, मैक्रो कॉल्स एंड कैश कॉल नहीं लेते हैं हम लोग. मतलब कोई बोलेगा कि 8 या 10% कैश पे बैठो या 1% कैश पे बैठो, वैसा नहीं करते हम लोग. करीब कैश कॉल 3% के अंदर में रहते हैं हम लोग. कैश मतलब 8-10% कैश कॉल नहीं लेते हम लोग. एज अ फंड हाउस, लुक, आई कैन नॉट टाइम द मार्केट्स कि मैं सोचूं कि यार मार्केट गिरेगा, 8-10% कैश ले लो, फिर कब मार्केट चला जाए. मतलब अगर आप लास्ट 25 साल की हिस्ट्री देखो एंड ऑन एन ईयरली बेसिस अगर आप देखो कि टॉप 20 डेज मार्केट में अगर पैसे बने हैं, इफ़ यू मिस्ड द इनिशियल 7-8 days or 10 days, then you have missed half of the returns or more than that. So it is better to be invested in the market rather than trying to time the market. I've covered this. This is the fund. These are the sectors where we are positive on. I'll touch on financials. 35% of the weight है financials, lending, non-lending मिला करके. And if financials don't lend, then the other sectors don't grow. As simple as that. Because अगर आपको लोन मिलेगा, कंपनीज को लोन मिलेगा, तभी वो ग्रो कर पाएंगे. If the financial sector is not growing, then you don't grow. And secondly, the valuations are very cheap as compared to other sectors. अपने PSU बैंक्स 5-6 के PE पे मिल रहे हैं, FY27 पे. प्राइवेट बैंक्स 10 से 15 के बीच में मिल रहे हैं. And the banks are in the best of the shape right now as compared to last 15 years. Both private and PSU banks. खाली थोड़ा निम प्रेशर रहेगा नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर, बट दैट इज़ मोर ऑफ अ ट्रांजिट नेचर. वी हैव द बेस्ट ऑफ द रेगुलेटर्स इन टर्म्स ऑफ RBI. एंड RBI अर्ली, maybe 15 years earlier it used to be reactive. Now it is being proactive. साल भर पहले RBI आया और बोला कि आप लोग बहुत ज़्यादा पर्सनल लोन दे रहे हो, इजीली पर्सनल लोन दे रहे हो. उसने पर्सनल लोन पर क्रैक डाउन कर दिया, तो पर्सनल लोन की ग्रोथ कम हो गई. MFI पे क्रैक डाउन कर दिया. तो इससे पहले कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो, RBI आकर के वहीं पे
मैंने रोक लगा दे रहा है कि यू डोंट वांट टू क्रिएट प्रॉब्लम्स, यू डोंट वांट टू क्रिएट सिस्टमिक इश्यूज, बैलेंस शीट इश्यूज हो जाए कंपनीज में, वो सब नहीं है. सो दिस इज समथिंग वेरी गुड. अगर आप कैपिटल मार्केट्स देखो, कैपिटल मार्केट्स ओनली एक्सचेंजेस वे लाइक करेंटली, नॉट डायरेक्ट AMC प्लेस, बिकॉज द मार्केट्स आर नॉट इन द जोन दैट न्यू इन्फ्लोज वुड इंक्रीज फ्रॉम हियर. अभी जो इन्फ्लोज आ रहे हैं, बट आगे जाकर के देखें क्या होता है. मैंने आई एक्सपेक्ट द इन्फ्लोज टू स्लो डाउन थोड़ा सा, एंड मे बी मैंने इट्स येट टू बी सीन. बट इफ़ यू सी द साइकिल, पहले इन्फ्लोज कम होंगे, फिर रिडेम्पशन, इन्फ्लोज कम होंगे, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, रिडेम्पशन आएंगे, फिर और ऊपर जाएगा, तो फिर नए फ्लोज वापस आने शुरू होंगे. आई थिंक अनूप भाई विल बी एबल टू टेल दिस बेटर. वी लाइक एक्सचेंजेस, वहाँ पे वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं ऑप्शंस के, वेदर यू टॉक अबाउट BSE, यू टॉक अबाउट MCX, वी लाइक दो स्टोरीज स्टिल. एंड या then tech, sorry. Then tech was the dark horse for last year. We had reduced our underweight in tech. We had gone to overweight in tech in the last year, January, and it has played out well. We still continue to hold it, but if you see, the valuations have become on the higher side. It will still do well, but now it's more of a compounding story rather than a re-rating and a growth story both. It's more of a compounding story. As US growth picks up, as the Western growth picks up, we will see some growth coming here. And we are very choosy, and we pick our stocks. Now, at this point of time, we are being choosy in our stocks. And in the tech sector, it is more about stock picking rather than a sector call right now. Defense, we continue to like few names. It is not anymore that everything will go up. It is just the few names. As we will become exporters, we have become exporters, and things are looking okay. But this sector is not as charming as it was 2 years back. If you see the portfolio, we only have BL in the portfolio mostly. And so that's the best defense name to own, decent ROEs, decent multiple. That's the reason we own, and it's a diversified defense play. Real estate, it's the typical long cycle play. मैंने अप साइकिल इसका 8-10 साल का होता है, तो डाउन साइकिल भी 5-7 साल का होता है. सो वी आर इन द मिडल ऑफ द साइकिल. 2020 से 21 से अप साइकिल शुरू हुआ था, अभी अपने 25 में है. सो यहाँ से अब बहुत घनघोर तेज़ी होगी. आंसर इज़ नो. इंटरेस्ट रेट कट आएगा या कट आया है, तो उससे थोड़े EMIs कम होंगे. तो लास्ट 2 साल में प्रॉब्लम ये क्या हुई थी कि इंटरेस्ट रेट आपके होम लोन 7.5 के करीब 8.5 तक पहुँच गए थे, 8.80 तक पहुँच गए थे. एंड रियल एस्टेट प्राइजेस भी ऊपर चले गए थे. तो आदमी जब घर लेने जाता है, तो उस सिनेरियो में उसका जो डाउन पेमेंट होता है उसका अमाउंट बढ़ जाता है, और EMI भी बढ़ जाती है. सो मेनी पीपल कुडंट बाय देयर हाउसेज बिकॉज ऑफ दिस. एंड नाउ बिकॉज ऑफ द रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट्स, दैट विल हेल्प अ लिटिल. एंड गवर्नमेंट हैज़ अलाउड इन द बजट कि एक आदमी जो पहले एक ही घर अलाउड था, अब दूसरे घर पे जो रेंटल इनकम है उसको वो ज़ीरो दिखा सकता है. मतलब द फेयर वैल्यू ऑफ द हाउस कैन बी शोन एज निल. पहले उसको सेकेंड हाउस है तो उस पर रेंट अज्यूम करके टैक्स देना पड़ता था. तो सो वहाँ से एक थोड़ी डिमांड आएगी, मतलब फॉर ऑल द पीपल हु आर ट्राइंग टू बाय अ सेकेंड हाउस और हु हैव अ सेकेंड हाउस, they will be benefited there. So we will see some demand coming from there. So in real estate, we don't prefer regional plays. We have mostly all India play. We have something like a Godrej Properties. That is the best in class. कोई corporate governance issues नहीं हैं. And then we in the small caps we have something like a Brigade, and we have got Phoenix Mills. So we have got decent names in real estate. कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी problematic नाम हो. Capex theme. इंडिया में केपेक्स थीम चालू रहेगा. पर इफ़ यू सी 4 years बैक आवर टोटल केपेक्स बाय द गवर्नमेंट वाज रफली 3 लाख करोड़. अभी ये नंबर 11.5 लाख करोड़ पे है. सो इफ़ यू सी YOY ये नंबर बहुत बड़ा नहीं है. लास्ट ईयर 11.25 लाख करोड़ होना चाहिए था, जो करीब 9.5-10 पे बंद होगा, और इस साल 11.5 लाख करोड़ के आसपास है. सो थीम इज स्टिल ऑन. इट इज़ जस्ट दैट पहले ब्रॉड बेस्ड केपेक्स हो रहा था, रोड्स, रेलवेज, डिफेंस, ब्रिजेस, एवरीवेयर. नाउ द गवर्नमेंट इज़ ऑफ द व्यू कि देखो रोड मैंने काफ़ी बना दिया है, 4 लेन को 6 लेन कर दिया, 6 लेन को 8 लेन कर दिया, जो भी बनाना था बना दिया है, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है. अब जो भी रोड्स लास्ट 4-5 साल या 3 साल में बने हैं उनका मेंटेनेंस केपेक्स आएगा, तो वहाँ पे केपेक्स करेंगे. रेलवेज़ में वंदे भारत और मेट्रो की स्टोरी शुरू ही है. वहाँ पे कोई थोड़ा वंदे भारत पे स्लो डाउन हुआ था, बट वापस Q4 से
गवर्नमेंट स्पेंडिंग आ गई है तो पिकअप कर रहा है ग्रेजुअली, बस थोड़े ऑर्डर्स चेंज हो रहे हैं। पहले वो खाली सिटिंग वंदे भारत बना रहा था, अभी वो स्लीपर्स में बना रहा है, इसलिए थोड़ा ऑर्डर में 1-2 क्वार्टर का डिले हुआ है। नाउ दैट विल पिकअप अगेन। डिफेंस इज समथिंग जो लग रहा है अभी सबको कि आफ्टर मिस्टर ट्रम्प हैज कम इन, यूरोप में और मिडल ईस्ट में वॉर बंद हो जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। बट लास्ट 3 साल में ग्लोबली एक चीज़ सीखी है, पहले लगता था कि यार 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने वॉर चलेगा तो उतना ही डिफेंस का सामान खरीद के रखते हैं। अभी साल 2 साल वॉर चल रहा है, उतना आइटम ही नहीं है किसी के पास, उतना इन्वेंट्री नहीं है। सो नाउ ऑल द कंट्रीज स्पेशली जो वॉर जोन में है या फिर कुछ खटपट है, दे आर प्रिपेयरिंग मोर इन्वेंट्री कि भैया मुझे साल भर का इन्वेंट्री तो रखना ही है। वी एज अ कंट्री हैड 5000 मिसाइल्स एंड वी वर वेरी हैप्पी अबाउट दिस। 2 महीने पहले इधर इजराइल और यूक्रेन और रशिया ने एक रात में 2000 मिसाइल्स दाग दिए दूसरे पर। देन वी रियलाइज कि 5000 मिसाइल बोल के हम खुश हो रहे थे, भैया ये तो 2 दिन का मामला है। वी नीड टू हैव मोर ऑफ मिसाइल्स एंड मोर ऑफ न्यू टेक वेपन्स। सो द स्टोरी हैज़ slowed down a little, but still it continues to be a decent secular story. But when things started to we started to export, 2014-15 में आपने खाली बुलेट सप्लाई करते थे बाहर में। नाउ वी हैव मूव टू मिसाइल्स एंड ग्रेजुअली वी विल मूव टू मोर टेक स्टफ, मोर एडवांस स्टफ, एंड वी हैव गॉट lot of countries who are ready to buy from us. We will be exporting to non-enemy countries or countries which do not pose threat to us. We will not be selling to Pakistan, Afghanistan, China and near Burma, all these countries. But we are supplying to Africa, we are supplying to Philippines, we are supplying in Middle East countries, we are supplying to LATAM. They are not immediate threat to us. They are not threat to us. पावर, सो पावर में अगर आप देखोगे 2010-11 के बाद कोई कैपेसिटी नहीं आई है पावर में। इंडिया की टोटल कैपेसिटी पावर कंजम्पशन है 210 गीगावाट, ग्रोइंग बाय 5 to 6%। एंड अगर 2024 में बारिश अच्छी हो गई बोल के पावर रेट्स इतने बड़े नहीं थे। 2023 में अगर आपको याद होगा बारिश अच्छी नहीं हुई थी, तो जो कमर्शियल रेट पावर के थे वो 7-8 रुपये तक चले गए थे। एंड द वे द ग्लोबल वार्मिंग इज़ हैपनिंग, स्पेशली वी हैव बीन फेसिंग फॉर लास्ट 2-3 years, the months of March, April, May and somewhat June, शाम को 5 से 9 के बीच में the demand is very high. It is more than the total capacity right now. So sooner or later when we will have capex coming in the thermal capacity in the thermal sector. अभी renewables में आ ही रही है, but renewables में आने में टाइम लगता है। और renewables जो आता है या तो सोलर है, वो दिन के 6 घंटे चलेगा। हाइडल पे आप हर समय भरोसा नहीं कर सकते, या विंड पे, तो आपको शाम के लिए एक स्टेडी पावर सप्लाई चाहिए। तो उसके लिए या तो आप पम्प स्टोरेज लगाओ, बैटरी लगाओ या फिर थर्मल लगाओ। तो गवर्नमेंट हैज़ रियलाइज, पीपल हैव रियलाइज कि थर्मल पावर लगाना पड़ेगा। न्यूक्लियर पावर इज़ वेरी मच स्टेबल, कैन बी रिलाइड अपॉन, बट दैट इज स्टिल सम टाइम अवे। No, sorry. So yeah, if you look at the fund, this was launched in 2008. So I manage the fund. Trideep and Raj are co-fund managers there. Now this is the stock I want to tell you about. If you look at my ROEs, 19-20% का मेरा ROE है, और P देखेंगे तो मैं 19-18 के P पे चल रहा हूँ। And this is the EPS growth. So if you look at, मैंने कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टॉक नहीं उठाए हैं, और यहाँ पे भी देखोगे तो कुछ सब क्वालिटी स्टॉक्स ही हैं। So this is my positioning and the portfolio. Currently I am holding 4% overweight in financials, roughly 2% in capital goods, और इस capital goods में Keynes, Dixon, Astral, KI इंडस्ट्रीज, ये सब मिला करके आ जाते हैं 2% ओवरवेट। इट इज़ नॉट नॉट मेन स्ट्रीम कैपिटल गुड्स वेयर आई एम वेरी हैवी ऑन, वेदर इन टर्म्स लाइक ABB, सीमेंस, वो सब बहुत ज़्यादा नहीं है। वो है मेरा जो EMS थोड़ा है, वायर्स, केबल्स, वो सब है बोल करके मेरा 2% के आसपास ओवरवेट है। और अदरवाइज इफ यू सी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर, आई एम 2% ओवरवेट, IT 1.5% ओवरवेट, कंस्ट्रक्शन विच इज़ बेसिकली L&T, वहाँ पे मेरा ओवरवेट है, एंड अंडरवेट आई एम इन दीज पार्ट्स। So here what I plan to do is I'll reduce my
underweight here going forward in FMCG and maybe services. But yeah, I would be and continue to be underweight in auto because वहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है. मतलब जब तक लोन ग्रोथ नहीं आएगा ऑटो में डिमांड आना थोड़ा मुश्किल है. So if you look at, as I said, large cap मेरे पास 67% है, but whereas my peer set has got 62%. Mid cap बराबर सा है almost, but the small cap I'm on the lower side 14% as compared to 19%. So this might increase a little more when I find the right time and the right stocks the right to exit. But in the longer run, this will be more like 60% and rest will be spread in these two. So as I said, जो इस बार का बजट था, this was a decent budget. The government didn't have anything else to do, better to do. They have to control the fiscal deficit. So they have given the glide path. कंजम्पशन को प्रॉप अप करने के लिए उन्होंने करीब 1 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स ब्रेक दिया है पूरे पॉपुलेशन को. सो दैट विल टेक ईयर टू पैन आउट एंड Mr. Trump has come in. So he's talking about tariff, he's talking about various measures. So it seems more like आर्म ट्विस्टिंग एक्सरसाइज है कि तुम ये करो नहीं तो मैं ये कर दूंगा. एक बात बताता हूँ, हमारे यूएस खुद कुछ बनाता नहीं है. वो खाली फ़ोन बनाता है, हाई एंड आइटम्स बनाता है, कपड़े भी नहीं बनाता है. वो सब कुछ चाइना से जाता है, इंडिया, बांग्लादेश, ये सब कंट्री से जाता है. अगर वो टैरिफ सब जगह लगा देगा तो उसी का इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा. सो वो थोड़ा अपने, अगर ठीक है, मैंने अपने पास हार्ले डेविडसन में अपन लोगों ने 150% टैरिफ लगा कर रखा है, या 100% कम कर देंगे. हार्ले डेविडसन लेने वाले आदमी हैं कितने? 15 लाख की बाइक कितने आदमी लेंगे भाई? ठीक है, कम कर दो भाई, 10 लाख रुपए आ जाएगा. 10 लाख की बाइक कौन कितने आदमी लेंगे? बट वो खुश हो जाएगा. So all these things are happening globally. So China has come out with counter measures. So the biggest problem would be between US and China. China ने लास्ट 15 साल में पूरे वर्ल्ड में डिसइन्फ्लेशन एक्सपोर्ट किया है. If China was not there, believe me, inflation would be higher across the world. If you see, I mean, if you look at our country also, मतलब रोज़मर्रा की चीज़ों में जो भी अपनी चीज़ ले रहे हैं, मतलब things made in China are substantially cheaper as compared to goods made anywhere else. So now if US imposes tariff on China, जो US का inflation का problem है वो वहीं का वही रहेगा. So that's the reason we can say that the interest rate in US may not come down soon, and we may not see a 50 basis points rate cut next year in US. It may be 25, maybe 50, which can be at the end. So India में भी India में भी interest rate बहुत ज़्यादा गिरने वाले नहीं हैं. Another 25 या 50 depending on the data. So that will be the interest rate cut. Politically, very stable scenario currently. We are in the best of the state. Everything is running fine. The finance ministry is doing the right job. Banks are in a great situation. Corporates are in a great situation. So no problems, no event risk from that side. Q3 earnings was on the softer side, I would say. सबको क्या लग रहा था कि बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे, तेज़ी होगी, and there was miss in small cap and mid cap companies. Large caps continue to do decent as compared to expectations. So हुआ यह है कि अगर आप देखोगे लास्ट 2 साल में WPI और CPI के बीच में काफ़ी बड़ा गैप था. Now WPI and CPI के बीच में गैप कम हो रहा है. So WPI is basically is a raw material inflation, and CPI is what you can charge to the customers broadly. जब ये गैप कम हो जाएगा तो मेरा मार्जिन भी कम हो जाएगा एज अ मैन्युफैक्चरर. सो माई प्रॉफिटेबिलिटी विल गो डाउन. सो दिस इज द लाइन. पोस्ट द मार्केट करेक्शन, द फ्रॉडी वैल्यूएशंस हैव रिड्यूस्ड इन मेनी सेक्टर्स. दे आर नॉट स्टिल माउथ वाटरिंग लेवल्स. दे आर स्टिल ऑन द हायर साइड स्लाइटली. सो वी कैन एक्सपेक्ट कि थोड़ा मतलब टाइम करेक्शन होगा, एंड इट विल बी मोर ऑफ सेक्टर रोटेशन. हो सकता है आपको लगे कि मार्केट यहीं पर है, but funds can perform better because I will move out from one sector to another sector to a better stocks and so forth. So yep, as I covered this, now if you look at the performance, I am managing the fund since September 2023. So by God's grace, I have been able to beat the benchmark in 1 and 2 year periods. This is till December. If you look at, in 1 year, the return was 21.78.
This is in the direct plan. In the regular plan, it was 19.8, whereas the benchmark gave a return of 16.1%. On a 3-year basis, the benchmark gave a return of 15.4%. It was 14.95, but in direct, I was able to beat the benchmark. This is for January. On a January, I was able to beat the benchmark on the direct basis, and on 1-year basis, I was able to beat in both the direct and the regular plans. So these are the SIP returns: 1 year, 2 year, 3 year. So both in 1 year and 3 year category, I've been able to beat the benchmark. So these are the 3 of us. This is the team. Trildeep is the head of the team. He has experience of roughly 25 years plus. I've got experience of roughly 20 years. So is Samanto, and these are the new members in the team. Dhruv Bhatia, he joins us from Boyaxa Mutual Fund. Raj joins us from TVF Capital. He had earlier worked with Morgan Stanley Mutual Fund. Ashish Sood has been with us for the last 4 years. Mehul Dalbia was earlier with Axis Mutual Fund. He has joined 3 years back. Anirudh K. Katpur has joined in last year. He is the head of research. He was earlier with JM Financial. Yeah, that's it from my side. I'm open to questions.